गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर तेज प्रकाश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी जीसीए। मित्रों, मैं आपको अर्थात पीएससी पार्ट थर्ड की कक्षा के वनस्पति विज्ञान विषय में पेपर थर्ड आपको पढ़ाऊंगा। थर्ड पेपर का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है एटमॉस्फेयर का। मित्रों, एटमॉस्फेयर से हमारा क्या तात्पर्य है? मोटे तौर पर अगर हम बात करें, एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न प्रकार की गैसों के आवरण को हम एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। एटमॉस्फेयर के दूसरे भी भाग हो सकते हैं, जैसे सॉइल का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है। जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो गैसेस विद्यमान होती है उसको भी हम एटमॉस्फेयर में शामिल कर सकते हैं। सामान्य तौर पर जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में जो गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके जो गैस घटक हैं, और इसके साथ साथ में विंड तथा फायर, ये भी एटमॉस्फेयर के उस भाग के अंदर शामिल हो जाते हैं। अगर हम एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में बात करें तो 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक, अर्थात पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक थिक गैस का आवरण पाया जाता है। जैसे जैसे हम समुद्र की सतह से ऊपर ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इस आवरण की सघनता कम होती चली जाती है। लगभग 95% कुल हवा या कुल वायु इसके 20 किलोमीटर भाग में आती है। शेष बचा हुआ 5% भाग, जो कि लगभग 280 किलोमीटर ऊंचाई तक है, उसमें बाकी जो गैसेस मेंटल है उसमें आता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का एक मिश्रण अलग अलग अनुपात के अंदर पाया जाता है। मुख्य तौर पर जो गैसेस इस आवरण के अंदर पाई जाती हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। इनका तुलनात्मक प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम एक टेबल में मैं आपको पीडीएफ के साथ में दे रहा हूं, आप उसमें देखिएगा। गैस के अलावा इसके अंदर और दूसरे भी घटक पाए जाते हैं, जैसे वाटर वेपर्स यानी पानी वाष्प के रूप में, इंडस्ट्रियल गैसेस, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की गैसेस, डस्ट तथा स्मोक पार्टिकल्स। इसके साथ साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पॉलन ग्रेन्स, फंगल स्पोर्स आदि भी इसमें पाए जाते हैं। गैस की जो साइक्लिंग है यानी जो चक्र है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि, जो वायुमंडल से मृदा और जीव के बीच में एक चक्र के रूप में ट्रेवल करती है, ये एक रेगुलर फीचर के रूप में प्रकृति के अंदर पाया जाता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ एक डायग्राम दिखाने के लिए। एक साइंटिस्ट सटक्लिफ ने 1966 के अंदर एक फिगर दिया, एक डायग्राम दिया, जिसके द्वारा उन्होंने इस वायुमंडल की अलग अलग परतों के बारे में दिखाया है, बताया है। इसको हम कुल 4 भागों के अंदर बांट सकते हैं। पहला भाग है ट्रोपोस्फियर। पृथ्वी की सतह के तुरंत बाद जो वायुमंडल का भाग शुरू होता है उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जो कि लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यथापि पोल्स के ऊपर यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई 8 किलोमीटर ही होती है। इसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। यदि हम जैविक दृष्टि से बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है वायुमंडल का। इसमें सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं, जैसे
बादलों का बनना, बिजली का बनना, बिजली का चमकना, थंडरिंग, तूफानों का आना, ये सब ट्रोपोस्फियर में होता है। ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम समुद्र की सतह से ऊपर बढ़ते जाते हैं, उसी तरह के साथ साथ में टेम्परेचर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से कम होता चला जाता है। ये टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो सकता है। जब ट्रोपोस्फियर से हम अगले स्ट्रेटोस्फियर को जब हम आते हैं तो उस लिमिटेशंस को या उस भाग को हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। यानी ट्रोपोस्फियर से जब स्ट्रेटोस्फियर में आते हैं तो उस जंक्शन पॉइंट को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर के बाद में अगला महत्वपूर्ण भाग वायुमंडल का है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर समुद्र तल की ऊंचाई 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है ऊंचाई के साथ साथ में। यह टेम्परेचर ओजोन के बनने के कारण, और ओजोन जो है वो अल्ट्रा वायलेट कंपोनेंट जो सनलाइट का है उसको एब्जॉर्ब करने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं मीजोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी भाग जो कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है, उसके बाद में आने वाला भाग है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में आप देखेंगे कि 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का भाग मीजोस्फीयर कहलाता है। मीजोस्फीयर के अंदर हम देखते हैं, ये डायग्राम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मीजोस्फीयर में टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है और ये -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो सकता है। मीजोस्फीयर जब अगले भाग वायुमंडल के में जब कंक्लूड होता है, उस जगह को, उस स्थान को हम मीजोपॉज कहते हैं। अर्थात 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक मीजोस्फीयर और उसके पश्चात आयोनोस्फीयर और मध्य भाग को हम मीजोपॉज कहेंगे। आयोनोस्फीयर 80 किलोमीटर के बाद का जो जोन है, जो हिस्सा है वायुमंडल का, वो आयोनोस्फीयर कहलाता है। आयोनोस्फीयर 80 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक, पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक आयोनोस्फीयर कहलाता है। बहुत सारे जो गैसियस कंपोनेंट्स हैं वायुमंडल के, ये यहाँ पर रेडिएंट एनर्जी के कारण आयोनाइज्ड हो जाते हैं और आयोनाइज्ड होने के कारण इस भाग के अंदर ये आयोनिक फॉर्म के अंदर रहते हैं। और क्योंकि डेंसिटी इनकी बहुत कम होती है, पर यूनिट एरिया इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए ये बमुश्किल ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में परिवर्तित होते हैं, अन्यथा ये आयनिक फॉर्म में ही रहते हैं। ये जो रेडिएंट एनर्जी है, ये रेडिएंट एनर्जी वायुमंडल में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। एटमॉस्फेरिक जो वाटर वेपर्स हैं, ये वाटर वेपर्स टेम्परेचर तथा लाइट के साथ एटमॉस्फेयर की विभिन्न घटनाओं को प्रभावित करती हैं। टेम्परेचर इस भाग के अंदर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो मित्रों, जो आपको मैंने अभी इसके अंदर समझाना चाहा, उसको मैं आपको PDF के फॉर्म के अंदर भी दे रहा हूं और इसके अंदर टेबल भी और डायग्राम भी आपको दे रहा हूं, जिससे कि आपको इसको समझने में आसानी हो। इसको वायुमंडल की चर्चा को हम जारी रखेंगे अगले हमारे लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।